Hi guys, welcome to the part 2 of the series of videos about the chapter 1 of chemistry of class 11th, which is some basic concepts of chemistry. So moving on, we have the first chapter here, which is और इसका ये part 2 है, and I just expect you guys to have watched the first video और तभी आप second video पे हो क्योंकि यार एक flow होना चाहिए है ना. तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे about the law of chemical combinations and the Dalton's atomic theory. Okay, so let's get started. Okay. सो जैसे कि तुमने देखा है कि मैंने जस्ट जो डेफिनेशन जो हमारा हेडिंग है उसी को मैंने दोबारा से लिख दिया है बट विद अ डिफरेंट कलर. तो डेफिनेटली कोई ट्विस्ट है, राइट. सो वी हैव लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड वी हैव डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ठीक है. तो अब मुझे फर्स्ट चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि डिफरेंस क्या होता है एक लॉ में और एक थ्योरी में, राइट. सो व्हेन आई से दैट समथिंग इज अ लॉ एंड व्हेन आई से दैट समथिंग इज अ थ्योरी, तो हम लोग ये साइंस में, इवन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में हम ये वर्ड बार बार पढ़ेंगे. ठीक है. कुछ और वर्ड्स भी आएंगे जैसे हाइपोथेसिस आएगा, पोस्टुलेट्स आएगा. सो वी विल बी नोइंग न्यू वर्ड्स नाउ एंड देन. बट फिलहाल के लिए वी विल क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एंड थ्योरी. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई बोले और या फिर तुमसे कोई पूछे कि सन जो है वो कहाँ से राइज करता है, ईस्ट या वेस्ट. ठीक है. तो तुम सबसे पहले बोलोगे यार ये क्या ही इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो हमसे, राइट. ऑब्वियसली सबको पता है कि सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है. एवरीबडी नोज दिस. ये तो बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन हो गया है ना. फिर तुमसे कोई पूछेगा कि इसका रीजन क्या है, व्हाई व्हाई डू यू थिंक कि सन जो है हमेशा ईस्ट से राइज करता है, तो तुम सिंपली बोलोगे यार दिस इज नथिंग बट जस्ट लॉ ऑफ नेचर. इसका कोई रीजन नहीं है, ऐसा ही हमेशा से होता आया है और हमेशा से ऐसा ही होता रहेगा, राइट. बट अगर मैं तुम्हें बोलूं कि देयर वर सम पीपल पहले हु यूज्ड टू बिलीव कि हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट है, राइट. अभी तो हमें पता है कि अर्थ स्फेरिकल दिखती है और दैट्स व्हाई हमारा जो डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट होता है वो सब देयर है. बट पीपल ऑफ द 16 17 18 सेंचुरी यूज्ड टू थिंक द अर्थ इज एक्चुअली फ्लैट. और अगर तुम्हें जान के हैरानी होगी कि अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि अर्थ हमारी फ्लैट है. ठीक है. तो इसे हम बोलते हैं फ्लैट अर्थ थ्योरी, राइट. तो थ्योरी, पहले ऐसी थ्योरी थी कि अर्थ हो सकता है हमारी फ्लैट हो, लेकिन टाइम के साथ 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 लोग थोड़े एजुकेटेड होते गए, लोग ने रिसर्च स्टार्ट करी, ऑब्वियसली हमारे पास इक्विपमेंट्स बेटर हो गए, तो रियलाइज हो गया कि नहीं, अर्थ एक्चुअली गोल है, यानी कि स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं है, राइट. सो माय पॉइंट बीइंग कि जो हमारा लॉ होता है वो एक मैथमेटिकली प्रूफ थिंग है. ठीक है. उसका एक मैथमेटिकल प्रूफ एग्जिस्ट करता है और उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होती, राइट. तुमने पढ़े होंगे लॉ ऑफ फिजिक्स. न्यूटन के 3 लॉज हैं जो सब कुछ डिफाइन करते हैं फिजिक्स के अंदर. फिजिक्स टिकी ही उन 3 लॉ के ऊपर हुई है और उनकी कोई एक्सेप्शन कभी नहीं होती, राइट. सिमिलरली तुम्हें कोई कभी बोले कि यार आज सन जो है वो वेस्ट से निकला है, तो तुम बोलोगे यार क्या स्टूपिड बात है ये, राइट. बिकॉज अगेन उसकी कोई एक्सेप्शन नहीं होती. तो लॉ की कभी कोई एक्सेप्शन नहीं होती. लॉ जो होता है हमेशा लॉ होता है, वो हमेशा वैसे ही रहता है, राइट. ऑन द अदर हैंड थ्योरी जो हमारी होती है वो मैथमेटिकली प्रूव नहीं होती है, राइट. इसीलिए वो ओपन टू चेंजेस होती है. तो थ्योरी बेसिकली क्या कहती है, कोई बड़ा साइंटिस्ट कभी वो कुछ बिकॉज वो इतने बड़े साइंटिस्ट है और उनका जो माइंड है वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, दैट्स व्हाई अगर वो कुछ बोलते हैं तो पीपल जस्ट यूज टू मान लेते हैं उनकी बात. दैट इज व्हाट अ थ्योरी इज बेसिकली. ठीक है. बट थ्योरी जो हमारी होती है इट्स लाइक अ कैमेलियन. क्यों? क्योंकि वो धीरे 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 टाइम के साथ ना रंग बदलती है, विच मीन्स कि धीरे 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 जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता है इट कीप्स चेंजिंग, राइट. So we will start first with the laws, which are the laws which will never change obviously. और उसके बाद हम आएंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे, जो सबको पता है कि चेंज हुई थी बिकॉज वो थोड़ी थोड़ी गलत थी बीच में. ठीक है. नाउ द फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब ये जो हम जितने भी लॉज पढ़ेंगे 5 लॉज आज, ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं. दिस इज समथिंग जो तुमने डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी किया है, सिर्फ इंग्लिश में तुम्हें बोल दिया गया है तो तुम्हें ऐसे एज अ लॉ पढ़ना है उसको, बट बहुत सिंपल बातें हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई बोले कि तुम्हारे पास एक बॉक्स है और तुमने उसके अंदर एक रेड बॉल को डाल दिया, राइट. फिर तुमने उस बॉक्स को बंद कर दिया एंड देन तुमने उस बॉक्स को दोबारा से खोला, राइट. एक सिंपल जनरल जनरल एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन तुमसे कोई पूछे कि इसमें से कितनी बॉल्स निकलेंगी, तो एक सिंपल आंसर क्या होगा कि एक ही बॉल निकलनी चाहिए, राइट. बिकॉज एक डाली थी तो एक ही निकलनी चाहिए. ऐसा तो नहीं कि एक डालेंगे और 2 निकल जाएंगी, या फिर एक डालिए तो गायब भी हो जाएगी. अगर एक बॉल डालिए तो एक ही बॉल निकलनी चाहिए, राइट. अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक की जगह 2 बॉल्स निकल गई, राइट, देन यू विल से दैट नो, दैट्स इलॉजिकल. सो उसको हम लोग मैजिक बोलते हैं, साइंस नहीं बोलते, राइट. साइंस क्या बोलती है? साइंस बोलती है ये कि अगर एक बॉल डाली थी तो एक ही निकलनी चाहिए, राइट. तो किसी भी रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड. नई बॉल अपने आप क्रिएट नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती. अगर एक थी तो एक ही रहेगी, 0 थी तो 0 ही रहेगी, और 5 थी तो 5 ही रहेंगी रिएक्शन के बाद भी.
इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। हो सकता है मैं बॉल का बाद में कुछ फ्लैट करके एक सरफेस टाइप बना लूं, पर वो जितना मास उस बॉल का था उतना ही मास उस सरफेस का रहेगा, वो अपने आप गायब नहीं हो सकता, वो अपने आप डबल नहीं हो सकता या ट्रिपल नहीं हो सकता, ठीक है। और इस लॉ का ही एक जो बेसिस है जिसकी वजह से हम सारी केमिकल रिएक्शंस को हमेशा बैलेंस करते हैं, राइट। एज यू कैन सी हमारे पास कभी कोई रिएक्शन होता है A+2B, ठीक है, गिव्स हमारे पास कुछ भी, हम इसको यहाँ पे B, अगर मान लो B2 है तो मैं यहाँ पे इसको ट्वाइस करती हूँ, राइट, बिकॉज आई वॉन्ट टू बैलेंस द रिएक्शन। मुझे पता है कि इस साइड पे जो मास होना चाहिए वो इस साइड पे मास टोटल उतना ही होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। आगे जाके हम थर्मोडायनेमिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे, विच इज समथिंग विच विल बी डूइंग लेटर ऑन, बट ऑलवेज नॉट ओनली इन मैथ्स बट ऑल्सो इन साइंस इन जनरल, LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS इन टर्म्स ऑफ मास। ऑब्वियसली आज हम मास की बात कर रहे हैं, है ना, राइट। सो दिस इज नथिंग बट जस्ट द फर्स्ट लॉ। इसका जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू वन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। नेक्स्ट वी हैव द सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 डिफरेंट ग्लासेस ऑफ वाटर है, तुम देख रहे हो, यू हैव वन स्टील का ग्लास का पानी जो जनरली इंडियन घरों में तुम्हें देखने को मिलता होगा, राइट। वी हैव सम अदर ग्लास, लेट्स से मैं कहूँ कि ये जो पानी है ये यूरोप से आया है, ठीक है, जस्ट फॉर फन, ठीक है, ये मेरे को इंडियन पानी दिखा कहीं पे, राइट। और लेट्स से ये जो पानी है ये आई विल से अफ्रीका से आया, राइट। सो आई हैव वाटर फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस, राइट। बट अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एवरीबडी नोज वाटर क्या होता है, वाटर इज नथिंग बट H2O, ठीक है। वाटर क्या है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, वाटर एक पूरा का पूरा कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड है, और इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से है, इसके अंदर एलिमेंट है हाइड्रोजन और इसके अंदर है ऑक्सीजन, राइट। ये तो पता ही है हमें, राइट। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर इंडियन पानी, यूरोप का पानी और अफ्रीका का पानी को मैं टेस्ट करके क्या मैं बता सकती हूँ कि कौन सा पानी कहाँ का है? ऑब्वियसली नहीं, राइट। पानी कहीं का भी हो उसके अंदर वाटर और उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, और हमेशा जो है हाइड्रोजन जो है वो H2 होगा और ऑक्सीजन O होगा। ऐसा नहीं होगा कि इंडियन पानी में H3O हो गया हो या फिर यूरोप के पानी में H4O2 हो गया हो, ऐसा कभी नहीं होता, ये सब बिल्कुल फेक फालतू बातें हैं। ऑलवेज पानी कहीं का भी हो इट विल बी H2O, यानी कि 2 मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मास ऑफ हाइड्रोजन विल ओनली फॉर्म वाटर, ठीक है। तो वही इसका मतलब है, इसकी स्टेटमेंट है, रादर आई शुड से स्टेटमेंट यही है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी इस कंपाउंड की बात मैंने करी थी वाटर में, ठीक है, अभी मैंने लास्ट में एग्जांपल वाटर का दिया है, राइट। सो अ गिवन कंपाउंड व्हिच इन दैट केस इज वाटर ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम proportions of element by weight। तो वाटर चाहे कहीं का भी हो, इंडियन का हो, कहीं का भी और हो, इट विल ऑलवेज कंटेन H2, 2 masses of hydrogen and 1 mass of oxygen only, ठीक है। तो जैसे होता है ना मेरे देश की मिट्टी या कहीं और की, तो ये हमारे देश की मिट्टी अगर मैं बोलूँ और ये मैं कहीं और की मिट्टी बोलूँ, तो मिट्टी के अंदर जो कंपाउंड होता है वो SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कहीं की भी मिट्टी तुम उठा लोगे ऑलवेज इट विल बी SiO2 ओनली, और सिलिकॉन टू ऑक्सीजन रेशियो हमेशा 1:2 रहेगी, चाहे वो कहीं की भी मिट्टी हो, राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर second law, which is law of definite proportions. Clear? I hope it is. नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार अभी तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या डेफिनेट प्रोपोर्शंस पढ़ा है, ये मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या चीज है? सो ये एक डिफरेंट लॉ है, ये एक डिफरेंट चीज बोलता है। ये लॉ बोलता है कि ऑब्वियसली अब तुम्हें पता ही है यार, जो हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर इज अ कंपाउंड, यू नो दैट, राइट। वाटर इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी है इसके अंदर और ऑक्सीजन भी है इसके अंदर, है ना। पर ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे तो वो सिर्फ वाटर बनाएंगे। H and oxygen can combine to form water also, and they can combine to form hydrogen peroxide also, ठीक है। सो अगर मैं H और O को इस रेशियो में बनाऊंगी तो मेरा वाटर बनेगा, पर मैं H2O2 बना दूंगी तो बन जाएगा मेरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, विच ऑल्सो एवरीबडी नोज अबाउट, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक केमिकल होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। वाटर भी हमारा होता है, एवरीबडी नोज दिस, ठीक है। सो बेसिकली दिस लॉ स्टेट्स इज कि जब भी कोई 2 एलिमेंट्स या फिर जितने मर्जी एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे इस केस में 2 हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, whenever 2 elements combine to form different compounds, जैसे अब 2 अलग कंपाउंड है, ये पानी है, this is water, this is hydrogen peroxide, then what happens is when 2 elements combine to form more than one compound, then masses of one of the element that combines with the fixed mass of the other element bear a simple whole number ratio। यानी कि जैसे कि यहाँ पे H2O है और H2O2 है, राइट।
एक की मैं मास फिक्स कर दूं, यानी कि 2 ग्राम्स, मुझे पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक में मास होता है वो 16 ग्राम्स होता है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है। दिस इज समथिंग जो तुम्हें 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिवाइज बाय योर ओन, राइट। तो मैंने अगर ऑक्सीजन का मास, हाइड्रोजन का मास जो है मैंने कांस्टेंट कर दिया, ऑब्वियसली यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है ना, तो 2 ग्राम इसका मास हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का मास यहाँ पे सिर्फ 16 ग्राम से, पर यहाँ पे ट्वाइस ऑक्सीजन है, तो ये 32 ग्राम्स हो गया, राइट। तो 16:32 विल ऑलवेज बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो विच इज 1:2, एवरीबडी नोस, ठीक है। तो इज इट क्लियर टू अस? इसके बाद में एक और एग्जाम्पल दूंगी इसका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का, बट बेसिक पॉइंट ये है कि जब भी कोई एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो फिर इफ वी फिक्स द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, तो बाकी दोनों एलिमेंट्स होंगे, दे विल ऑलवेज बी कंबाइनिंग इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास एक और आ गया, जैसे कि वी हैव कार्बन एंड वी हैव ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक वेट वी ऑल नो इज 12 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन का वी ऑल नो इज 16 ग्राम्स, ठीक है। बट कार्बन और ऑक्सीजन जरूरी थोड़ा ना कंबाइन होकर CO2 ही बनाएंगे, दे कैन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो व्हिच इज CO, राइट। तो अगर वो कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके CO2 बना रहे हैं, तो इस केस में वी हैव 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन तो एक ही है दोनों में, राइट। बट ऑक्सीजन यहाँ पे ट्वाइस है तो ये 32 हो गया, पर ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है तो 16 हो गया, राइट। तो फिक्स्ड मास मेरा हो गया कार्बन का, और बाकी दोनों कौन से बचे? ऑक्सीजन, राइट। सो ऑक्सीजन जो दोनों है, दे बोथ विल बी बेयरिंग अ सिंपल होल नंबर रेशियो व्हिच इज 32:16, व्हिच इज अगेन 2:1 हियर, क्लियर। सो दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये डील करता है जब दो एलिमेंट्स या उससे ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, नॉट जस्ट वन कंपाउंड टुगेदर, क्लियर। Next thing is Gay-Lussac's law of gaseous volumes. Now, before starting with any gas laws, see you have a chapter of entire chapter of gaseous laws आगे जाके 11th chemistry के अंदर ही. But उससे पहले I'll just make something very clear कि हम जब भी किसी गैस की बात करते हैं, right, कोई भी गैस क्यों ना हो, whenever we talk about gases, तो हमारे पास जो होते हैं 4 different variables होते हैं, right. Variable का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना एक्स वाई, मैथ्स में होता है कि 2x + 3y गिव्स व्हाटएवर, राइट। तो x की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, हर क्वेश्चन में तुम जाओगे x की वैल्यू अलग आएगी, y की वैल्यू अलग आएगी, है ना। चलो वो अलग से दे दी है, बट द पॉइंट बीइंग कि जब हम गैस की बात करते हैं तो हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 वेरिएबल्स होते हैं, राइट। वी हैव प्रेशर, वी हैव टेम्परेचर, we have volume and we have this n is nothing but the amount of gas, ठीक है, मतलब moles के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स, या फिर एटम्स, दैट डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। हम एन को क्या बोलते हैं? बेसिकली अमाउंट, कितनी है गैस, राइट। तो क्योंकि सबको पता है कि गैस की प्रेशर अलग हो सकती है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये चारों चीजें हर गैस का अलग अलग हो सकता है, राइट। तो जब भी हम किसी भी गैस की बात करेंगे तो हम इन चारों को इनटू अकाउंट हमेशा ही लेंगे, ठीक है। बट तुमने एक ग्राफ कभी देखा होगा, दिस इज व्हाट अ ग्राफ लुक्स लाइक, राइट। ये हमारे ग्राफ की एक्स एक्सिस होती है, ये हमारे ग्राफ की वाई एक्सिस होती है, राइट। एंड ऑब्वियसली तुमने अभी तक इतना ही बेसिक पढ़ा है, बट तुम्हें पता होगा कि ग्राफ ऐसा दिखता है, और ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, हमारी वाई एक्सिस होती है। एंड अगेन मैं अगर एक्स की वैल्यू, लेट्स से मैं एक्स की वैल्यू 2 लेके चलूं और y की वैल्यू भी 2 लेके चलूं, तो मेरा पॉइंट ये आएगा विच इज गोइंग टू बी दिस, एंड दिस इज 2.2, ये मेरा पॉइंट आ गया, है ना। बट यहाँ मेरे वेरिएबल्स कितने हैं? 2, x और y, राइट। क्या तुम्हें कभी किसी ने 4 वेरिएबल से ग्राफ बनाना सिखाया है? नहीं। और ऐसा नहीं बोल रही कि बन नहीं सकता, बिकॉज लेटेस्ट स्टडीज में 3D ग्राफ्स भी अवेलेबल होते हैं, बट वो तुम लेटेस्ट स्टेजेस पे समझोगे। बट फिलहाल के लिए यू शुड नो कि 2 वेरिएबल्स का ग्राफ बनाना ही समथिंग विच इज अंडरस्टैंडेबल, है ना। तो इसीलिए हम जब भी किसी गैस लॉ की बात करेंगे तो हम इन चारों में से, विच इज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस, इन चारों में से किसी ना किसी 2 को तो कांस्टेंट करेंगे। कांस्टेंट मतलब यार ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों हमारे चेंज होने चाहिए और फिर उनका हम ग्राफ बना सकते हैं। 4 का तो ग्राफ बनेगा नहीं, राइट। तो 2 हम लोग वेरिएबल रख सकते हैं और बाकी दोनों को हमें सेम करना ही पड़ेगा, राइट। तो इस वाले जो लॉ है, इसका स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो लॉ शुरू हुआ और इसने 2 चीजें कांस्टेंट कर दी, कौन सी? टेम्परेचर और प्रेशर कर दिया, है ना। आगे के लॉज में कुछ और कांस्टेंट करेगा वो, आज इसका मन टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट करने का कर रहा है, राइट। सो मैंने बोला कि कुछ 2 चीजें तो कांस्टेंट करनी पड़ेगी, तो इन चारों में से इसने प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो मतलब ये लॉ डील करेगा वी और एन के साथ, ठीक है। When gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने हमेशा पढ़ा होगा H2 + O2 gives 2H2O, ठीक है।
अब या फिर 2H2 कर दिया इसको मैंने, ठीक है, जस्ट फॉर बैलेंसिंग, राइट। तो अब तुमने देखा है कि विच मींस दिस लॉ बेसिकली मींस कि 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। अब मुझे नहीं पता कि मैं हाइड्रोजन कितना एग्जैक्ट वॉल्यूम में ले रही हूँ, बट जितना भी लूंगी, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कर देते हैं, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2O। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमेशा ये ही रहेगी। दिस कॉम्बिनेशन विल बी ऑलवेज इन 2:1। तुम कभी इसको 2:1.5 या 2.5:1 ऐसा नहीं देखोगे, ठीक है। हमेशा दे विल कंबाइन और दे विल फॉर्म इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं करूँ C प्लस O2 गिव्स यू CO2, राइट। सो जब CO2 की फॉर्मेशन हम देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन में से, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन ऑलवेज कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। ठीक है, इज इट क्लियर? सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन gases combine or are produced in a chemical reaction, they always do so in a simple whole number ratio only. Clear? This is simple Gay-Lussac's law of gaseous volumes. Clear? Now we have is the next law, which is Avogadros law. This is the last law. उसके बाद हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे आएंगे। बट दिस लॉ ये क्या कहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जब भी हम लोग गैस की बात करेंगे, एवोगाड्रो लॉ आल्सो डील्स विद गैसेस ओनली। तो 4 चीजें हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और एन। इन चारों में से एटलीस्ट 2 को तो कांस्टेंट करना ही पड़ेगा। अगर 2 कांस्टेंट नहीं करेंगे तो हम लोग ग्राफ ही नहीं बना सकते, क्योंकि ग्राफ दो चीजों के बीच में बनता है, कभी 4 के बीच में या 3 के बीच में नहीं बनता है, ठीक है। सो लेट्स से तुम्हारे पास 2 गैस के सिलेंडर्स है, ठीक है। इन दोनों गैस के सिलेंडर्स में तुम्हारा जो है प्रेशर भी सेम है, इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, लेट्स से, ठीक है। टेम्परेचर भी सेम है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका भी टेम्परेचर T2 है, और वॉल्यूम भी सेम है, V1 और V2, ठीक है। और जैसे कि मैंने तुम बोला प्रेशर इज सेम, यानी कि P1 शुड बी इक्वल टू P2, टेम्परेचर शुड ऑल्सो बी सेम और वॉल्यूम शुड ऑल्सो बी सेम। तो ये लॉ बेसिकली इतना ही कहता है, अगर ये तो तीनों चीजें सेम हो जाएंगी, चौथी चीज बचेगी विच इज N, दैट ऑल्सो शुड बी इक्वल। ठीक है, तो इसने कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बोली, इसने सिर्फ ये बोला कि यार 4 चीजें होती हैं, उसमें से तुम 3 सेम कर दोगे तो चौथी अपने आप सेम हो जानी चाहिए, ठीक है। सो स्टेटमेंट इसकी ये है, इफ 2 गैसेस आर एट सेम प्रेशर, यानी कि प्रेशर सेम, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दे मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू। बस, और कोई डिफिकल्ट बात तो नहीं बोली इसने। क्लियर? Now we have Dalton atomic theory. So we are done with the laws of conservation, law of chemical combinations. Now we are going to deal with Dalton's atomic theory. तो जैसे कि हमने बोला कि यार सब लोग बात कर रहे थे, परमाणु था, एटम था, everybody talking about the existence of a smallest entity, है ना। तो डाल्टन साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने कुछ postulates दे दिए, अपने कुछ थ्योरी दे दी उन्होंने। As I already said, थ्योरी मतलब होता है उनको उस टाइम जैसा सही लगा उन्होंने वो बोल दिया, और वो हम सब लोग मानने भी लग गए, ठीक है। सो डाल्टन ये थे और इन्होंने ये थ्योरी दे दी, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, और बाकी सारे पॉइंट्स तो तुम देखो ही मत, फर्स्ट पॉइंट ही गलत हो गया। बिकॉज जो आगे स्टडीज कंडक्ट हुई उससे पता चला कि जो एटम्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इस सब को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार एटम का पार्ट है, कोई और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल हम इनको बोल देते हैं, है ना। सो क्योंकि एटम के अंदर और भी चीजें एग्जिस्ट करती है, मतलब एटम डिविजिबल है, इंडिविजिबल तो नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट चीज ही गलत हो गई। बाकी चीजें सही थी, आज भी हम सही मानते हैं, लेकिन फर्स्ट पॉइंट इनका गलत हो गया, इसलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो लेटर जाके चेंज हुई, ठीक है। जैसे मैंने कैमेलियन बताया था ना फर्स्ट स्लाइड पे, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स कलर। तो क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की फर्स्ट लाइन जो थी वो गलत हो गई, कैसे गलत हुई? क्योंकि आगे रिसर्चेस कंडक्ट हुई, पता चला कि नहीं यार एटम के अंदर और भी चीजें हैं, तो प्लीज चेंज करो अपनी थ्योरी। तो इसलिए वी हैड टू चेंज हिज थ्योरी, एंड दैट्स व्हाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज लेटर not accepted. ठीक है, so these were the laws and these were the theories for now, and now I think we are ready to head to part 3 of this chapter, and all the best for that. And if you like the video, then press the like button, and if बहुत ही पसंद आ गई हो तो share it with your friends, because well, why not? So thank you.